अगर जीवन में बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो बड़ी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करता वो कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने की पहली शर्त यही है साथियों कि हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। हम सामान्य से परिवार में जब पैदा होते हैं या गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो हमसे उम्मीद ये रखी जाती है कि हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिए। जिस तरीके से हमारे माता पिता, दादा दादी या हमारे पूर्वज काम करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम काम करें। लेकिन अगर आप उस ट्रेडिशन से, उस परंपरा से बाहर निकलेंगे, आप कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे तो साथियों आपके रास्ते में बहुत ज्यादा चुनौतियां आएंगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने इन चुनौतियों का सामना न किया हो। तो आप तैयार रहें। अगर आपने अपने ट्रेडिशनल पैटर्न को चेंज करना है, उसे तोड़ना है और आपके कुछ बड़े सपने हैं तो आप बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी चुनौती डियर फ्रेंड्स आपके अपने लोग ही होंगे। आपके अपने लोग ही आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काम हमारे बस का नहीं है, हमारा काम ये है और हमें यही करना चाहिए। ऐसे सजेशंस हमें मिलेंगे, ऐसे सुझाव मिलेंगे। अगर हम उनसे परे जाते हैं तो वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सबसे पहले जो खिलाफ होते हैं वो अपने लोग होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप इस दायरे से बाहर निकले जिस दायरे में आप पैदा हुए हैं। कोई नहीं चाहता। यहां तक कि आपके माँ बाप भी नहीं चाहते। आपके माँ बाप भी सिर्फ इतना सोचते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिस तरीके से हमने हमारा जीवन यापन किया इसी तरीके से ये अपना जीवन यापन करे। कोई नहीं चाहता डियर फ्रेंड्स। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। बहुत ही बड़े महापुरुष, और आपको क्या एग्जाम्पल दूंगा आप सभी ने सुन ही रखा है। बाबा नानका यानी कि गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो सिख धर्म बनाए। उन्हें नहीं पता था कि ये असामान्य बच्चा है। उन्होंने अपने बेटे को बाजार भेजा था, सच्चा सौदा खरीद कर लेकर आना था। एक बात कही थी कि बेटा अब आप समझदार हो गए हैं, बाजार में जाओ, ये कुछ पैसे लो और बाजार से सच्चा सौदा खरीद के घर पर लेके आए। तो साथियों गुरु नानक देव बाजार में जाते हैं, दुकानों पर जाकर सच्चा सौदा मांगते हैं। उन्हें कोई सौदा वहां पे नहीं मिलता। बाजार वाले पूछते हैं आप सच्चा सौदा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा कि सच्चा सौदा लेकर आना है। फिर उन्हें कुछ भूखे साधु दिखाई देते हैं। वो शायद कोई यूनिवर्स का मैसेज होगा, ब्रह्मांड का कोई संदेश होगा, कोई परीक्षा होगी। वो साधु उस बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दो। तो साथियों अब गुरु नानक देव ने सोचा कोई सच्चा सौदा तो मिल नहीं रहा, शायद यही सच्चा सौदा है कि मैं इन पैसे से ये जो भूखे साधु है इन्हें खाना खिला दूं। तो गुरु नानक देव महाराज ने
उन भूखे साधुओं को खाना खिलाया और खाली हाथ अपने घर लौट आए। उनके पिताजी पूछने लगे मेहता जी कि सच्चा सौदा कहाँ है? तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि मैंने बाजार में कोई सच्चा सौदा नहीं मिला। बाजार में कुछ भूखे साधु संत मिले और मैंने सोचा कि इनको खाना खिला दूंगा तो शायद इससे बड़ा कोई सच्चा सौदा नहीं होगा। तो साथियों, उसी बच्चे ने आगे चलकर सिख धर्म की स्थापना की और उसके रास्ते में इतनी मुसीबतें आई, उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, पैदल यात्रा की। और आज आप देखते होंगे कि जितने भी गुरुद्वारे हैं देश में या विदेश में, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे आपको गुरुद्वारा न मिले, जहां पर आपको सिख समुदाय के लोग न मिले। ये गुरु नानक देव जी की मेहनत का फल है कि जगह जगह गुरुद्वारे बने। और गुरुद्वारों में एक कंडीशन जरूर है डियर फ्रेंड्स, कि भंडारा लगता है हर दिन। चाहे गुरुद्वारा छोटा है, गुरुद्वारा बड़ा है, लेकिन आपको वहां पर खाने की व्यवस्था 100% मिलेगी, क्योंकि ये नियम गुरु नानक देव का है। क्योंकि उन्होंने भूखे साधुओं को खाना खिलाकर ही सच्चे सौदे की नींव रखी थी। तो यही एक हिसाब से देखा जाए तो सच्चा सौदा है। तो उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आई, पीड़ाएं आई। आप जिन्हें हम आज ये सोचते हैं कि ये महापुरुष हैं और जब ये थे तो समाज ने इनकी बहुत रिस्पेक्ट की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। समाज ने उनको धुतकारा है, समाज ने उनको गालियां बकी हैं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का। वो साथियों कोई ऐसे ये नहीं कि बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो। उनके पिताजी गांव के प्रधान थे, और उत्तर प्रदेश में प्रधान किसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन अब होने स्टार्ट हुए हैं, इलेक्शन व्यवस्था अब आई है, लेकिन गांव में प्रधान पहले भी होते थे, पंचायतें पहले भी थी, लेकिन वो वोट के द्वारा नहीं चुनी जाती थी। जिस व्यक्ति का प्रभाव होता था वही व्यक्ति फैसले करता था। तो साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के पिताजी गांव के प्रधान थे। बहुत यातनाएं उन्होंने भी सहन की, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, देश में धर्मांतरण चल रहा था, कन्वर्जन चल रहा था, हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट किया जा रहा था। और उसी चपेट में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज भी आए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने पशुओं की खाल उतारनी स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म नहीं चेंज किया। और आगे चलकर साथियों, राजस्थान से जो मीराबाई थी वो उनकी शिष्या बनी। आप क्या सोचते हैं कि समाज ने रविदास जी महाराज को इज्जत दी होगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बेइज्जत किए गए रविदास जी महाराज, इतने बेइज्जत किए क्योंकि रविदास जी महाराज शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, उनका एक बेटा भी था। बहुत सारे साथी
रविदास जयंती जरूर आती है, लेकिन सच नहीं बताते। अब एक शादीशुदा व्यक्ति जिसकी संतान भी है और वो एक जवान लड़की को, वो लड़की भी शादीशुदा थी, मीराबाई। लड़की साथियों मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मीराबाई जैसी भगत कोई हुई नहीं। लेकिन मैं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न भाषा में आपको बता रहा हूं कि उस मीराबाई ने कितनी यातनाएं सहन की होगी। यहां तक कि उसके ससुराल वालों ने जहर तक दे दिया था कि मीराबाई को मार दें, क्योंकि मीराबाई नाक कटवा रही है। कि ये किसी साधु संतों के डेरे में जाती है, वहां साधु संत हैं, उनके बीच में ये बैठ जाती है, पता नहीं क्या क्या होता होगा। कितनी यातनाएं मीराबाई ने सहन की होगी। क्या उस समय समाज उन्हें अच्छा बोल रहे होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन्हीं के समकालीन कबीरदास जी महाराज थे। कबीरदास जी महाराज साथियों शादीशुदा नहीं थे, और एक्चुअली में देखा जाए तो कबीरदास जी महाराज के असल माता पिता कौन है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एक जैसे कवारी लड़की के बच्चा हो जाता है, अब तो नहीं होते क्योंकि आज तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, बाकी आजकल भी हो जाते हैं। अब पीछे कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि एक 10वीं की छात्रा एग्जाम देने गई थी और उसे डिलीवरी हुई। आजकल भी हो जाते हैं, लेकिन पहले तो अक्सर हो जाया करते थे। तो उन बच्चों को क्या होता था कि उन बच्चों को या तो कुएं में फेंक देती थी लड़कियां, या नदी में फेंक देती थी, या कोई उन्हें मंदिर के सामने रख देती थी। भी मंदिर के सामने इसलिए रख देती थी ताकि कोई इसे उठा ले, कोई देख ले और इसकी जान बच जाए। ऐसा होता था। तो जो कबीरदास जी महाराज थे वो ऐसी ही संतान थी, ऐसी ही फेंकी हुई संतान थी। किसी लड़की के गर्भ से बच्चा पैदा हो गया, वो लड़की मैरिड नहीं थी, तो उस लड़की ने क्या किया, एक फूलों की टोकरी के अंदर उस बच्चे को रखा, ऊपर फूल डाल दिए, तो जुलाहा जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी थी। उन्होंने देखा कि फूलों की टोकरी रखी हुई है और उन्होंने उस फूलों की टोकरी को उठाया, अपने घर लेके गए। जब देखा तो उसके बीच में बच्चा है, और कबीरदास का पालन पोषण होता है, इसलिए उसे जोलाहे, क्योंकि वो जोलाहे ने पाला था तो उसको उसकी कास्ट जोलाया हो जाती है। हालांकि डियर फ्रेंड्स उस समय कोई रिटर्न में कोई कास्ट नहीं होती थी, किसी की कोई जाति लिखित रूप में कोई जाति नहीं थी, लेकिन पहले जो काम जो होते थे वो काम भी माँ बाप के ही काम सीखते थे। यानी कि जैसे कि आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि मुस्से के यानी मुस्सा चूहा, मुस्से के जम्मोड़े बिले खोदेंगे। क्योंकि जो पिता काम करता था वही उसकी संतान काम करती थी, वो काम करने लग जाती थी। और ये जो नियम है, ये नियम भी अंग्रेजों ने तोड़ा था। अंग्रेजों ने ये नियम भी तोड़ दिया कि पिता जो काम करता है वो काम भी न करने दो और इनको जाति का परमानेंट ठप्पा भी लगा दो। ये सारा खेल अंग्रेजों का है, जो अंग्रेजों ने किया। हालांकि अंग्रेजों से पहले यहां पर बहुत कुछ आए, फ्रांसीसी आए, डच आए। अंग्रेजी से पहले यहां पे फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते।
क्योंकि जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो तो मुगलों ने तहस नहस कर दी थी, और रही हुई कमी अंग्रेजों ने बिल्कुल कंप्लीटली हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो कबीरदास जी जुलाहे के घर पलते हैं, बड़े होते हैं। वो बहुत ही एक इस प्रकार के बच्चे थे, अलग से बच्चे थे वो। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हालांकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई आपको मैं एक बात बताता हूं। जो बच्चे फेंक दिए जाते हैं, जो बच्चे फेंक दिए जाते हैं, यानी कि कवारी अवस्था में कोई मां बन गई और वो बच्चा फेंक दिया, और वो बच्चा अगर बच जाता है तो वो बच्चा बहुत आगे तक जाता है डियर फ्रेंड्स, चाहे आज का समय ही क्यों न हो। मैंने आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जो फेंके हुए बच्चे हैं वे दूसरों से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो कबीरदास जी महाराज की किसी तरीके से रविदास जी महाराज से मुलाकात होती है, और रविदास जी महाराज उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे परमानंद जी के आश्रम में। उनकी मुलाकात होती है तो रविदास जी महाराज कबीरदास जी महाराज को अपने जहां वो शिक्षा ले रहे थे उसी आश्रम में लेके जाते हैं, और उसी आश्रम में कबीरदास की भी शिक्षा दीक्षा होती है। कहने का मतलब कि कबीरदास और रविदास दोनों गुरु भाई हैं, यानी एक ही गुरु के शिष्य हैं। और इनके जो गुरु हैं वो डियर फ्रेंड्स परमानंद जी, वो ब्राह्मण थे। आपने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कबीरदास जी महाराज की जयंती पर या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती पर उनके गुरु का फोटो कभी नहीं देखा। और फोटो को तो छोड़िए, कोई जिक्र भी नहीं करता। कम से कम जिक्र तो करना चाहिए कि इनके गुरु ब्राह्मण थे। ये जिक्र क्यों नहीं होता? हालांकि पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वो जिक्र क्यों नहीं करता? क्यों नहीं ऐसी बातें सामने आती? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसे खत्म करने की बजाय ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऐसा बोल दें कि इनके गुरु ब्राह्मण थे तो फिर ये ब्राह्मणों को गाली देना, फिर उनका वो प्रोपेगेंडा खत्म हो जाए। तो एक घटना और मुझे याद आती है कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी महाराज एक बार क्या होता कि हरिद्वार चले जाते हैं, अपने कुछ अनुयायियों के साथ, डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार चले जाते हैं साथियों, ठंड का समय था, और वहां पर उन्हें एक लिपटी हुई लोई मिलती है। लोई मीन्स जैसे कंबल होता है उसी प्रकार लोई होती है। समझ गए होंगे कि वो सर्दियों में ओढ़ी जाती है, एक चद्दर टाइप में, उसे लोई बोलते हैं। एक्टर सुखबीर खोखा जी हमारे गांव के बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्तित्व के धनी एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच का पता चले, और जो जातिवाद का जहर घुला हुआ है वो जहर कम हो। खत्म तो नहीं होगा, और खत्म भी हो सकता है अगर सारे पढ़े लिखे व्यक्ति सच को बोलना शुरू कर दे। तो साथियों, वहां हरिद्वार में
कबीरदास जी महाराज की नजर पड़ती है कि एक लिपटी हुई लोई पड़ी है। तो महाराज जी ने कहा कि अपने शिष्यों को भी ये लोई उठा लो, क्योंकि जो महाराज होते हैं यानी साधु संत होते हैं, उन्हें अगर कोई ओढ़ने का कपड़ा मिल जाए तो बड़े चाव से उठाते हैं, क्योंकि और उनके पास क्या होता है, ओढ़ने के लिए चद्दर होती है और भिक्षा मांगकर खाना, अपना भजन कीर्तन करना, एक नगरी से दूसरी नगरी में चले जाना, जो उनका मकसद है उसी मकसद पर वो चलते हैं। वो पैसे के लिए तो जीते नहीं। तो उनके अनुयायियों ने वो लोई उठाई। तो साथियों, जो ही वो लोई खोली तो उस लोई में एक नवजात बच्ची थी। कहने का मतलब कि उस लोई के अंदर एक नवजात बच्ची थी, लड़की थी, जो 1-2 दिन से पैदा हुई होगी और वो लोई में लपेट के कोई महिला उसे फेंक गई। अब कबीरदास जी महाराज क्या करें अब उस बच्ची का? कबीरदास जी महाराज ने उस बच्ची को एक्सेप्ट किया, क्योंकि नहीं तो फेंक सकते। और कबीरदास जी महाराज ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला, क्योंकि अब उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, उत्तरदायित्व बन गया कि ये पालनी पड़ेगी। अपने साथ रखते, जहां भी जाते अपने साथ रखते। तो साथियों, जो जो समय बीतता गया, लड़की जवान भी होगी। ये तो है नहीं कि वो बच्ची है तो बच्ची ही रहनी है। अब वो धीरे धीरे वो जवान हो गई। लेकिन उस लड़की से शादी करे तो अब करे कौन? जहां भी कबीरदास जी महाराज शादी का जिक्र करते, मना कर देते, भाई ये तो साधु संतों में रहती है, ये लड़की पवित्र नहीं है, इस लड़की की जात का पता नहीं है, क्योंकि जातिवाद भी था, भाई अपनी कास्ट में शादी करो। इस लड़की के माँ बाप का पता नहीं, क्योंकि कबीरदास जी महाराज तो कुंवारे थे। तो साथियों, अब कबीरदास जी महाराज क्या करें? लड़की जवान है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जवान, जैसे हमें पेट की भूख लगती है, तो वो पेट की भूख है, लेकिन फिजिकल हंगर भी होती है, शारीरिक भूख भी होती है। तो साथियों, कबीरदास जी महाराज ने उसी बच्ची के साथ शादी करनी पड़ती है, जो बच्ची उसने अपनी बेटी के समान रखा हो, बेटी की तरह जो पाली हो। तो आप क्या सोचते हैं कि लोगों ने कबीरदास जी महाराज की इज्जत की होगी? क्या सोचते हैं? कितनी गालियां सुनी होगी कबीरदास जी महाराज ने? रविदास जी महाराज ने कितनी गालियां सुनी होगी जब मीराबाई आती थी कि ये शादीशुदा है और इनके पास एक लड़की आती है। कबीरदास जी महाराज ने कितनी सुनी होगी कि बच्ची की तरह पाला और उसी के साथ शादी कर ली, और उस लोई के फिर 2 संतान भी होती है। आपने नाम सुना होगा, कमाल और कमाली, वो लोई की ही संतान थी। तो साथियों, अब आते हैं थोड़ा सा हम उस युग में, जब अंग्रेजों का जमाना था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा संघर्ष कर रहे थे देश को आजाद करवाने के लिए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आजाद करवा भी दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज थी, पहले उसे रास बिहारी बोस चलाते थे, लेकिन बाद में ये बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर आजाद हिंद फौज के माध्यम से किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
1947 से पहले ही देश को आजाद करवा दिया था और नाम रख दिया था आजाद हिंद सरकार, और करेंसी भी जारी कर दी थी और उस करेंसी को 11 देशों की मान्यता भी मिल गई थी। लेकिन अब बात आती है कैरेक्टर के ऊपर, डियर फ्रेंड्स, चरित्र के ऊपर बात आती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर भी बहुत सारी सगाइयां हुई, बहुत लड़कियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शादी करना चाहती थी, और घर वाले भी चाहते हैं भाई, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो जाए। ये है सिर्फ कहने की बातें। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं ये भी ऐसे ही जिए। ये तो बाद में कहानियां लिख दी जाती है। भगत सिंह को सभी प्यार करते हैं, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरे गर्भ से भगत सिंह पैदा हो जाए और देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाए। कोई माँ नहीं चाहती। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो शादी की, किस लड़की के साथ शादी की? जो लड़की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पढ़ने आती थी। तो आप क्या सोचते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इज्जत हुई होगी? कितनी गालियां सुननी पड़ी होगी? बहुत ज्यादा। लेकिन जो व्यक्ति बड़े सपने लेकर पैदा होता है, जिन व्यक्तियों के विजन बड़े होते हैं, जिन व्यक्तियों के मिशन बड़े होते हैं, वो लोगों की आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म से दे नेवर बी अफ्रेड। वो कभी अफ्रेड नहीं होते, कभी नहीं डरते। उन्हें पता है कि अब इस चीज का सिर्फ यही सॉल्यूशन है, तो अब यही रास्ता अपनाना होगा, और वो अपना लेते हैं। लोगों का काम है गाली बकना, लोग गाली बकते रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास और कोई काम नहीं है। पूरी दुनिया का मैं आंकलन बता रहा हूं कि इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि दूसरों को देखे दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है, उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना, दुनिया के 90% लोग यही कर रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया के 90% लोग गरीब हैं, गरीब रहेंगे, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े साधु संत उपदेश देकर चले गए, उनकी संख्या में कोई घटोती नहीं हुई, वो ज्यों के त्यों है। आज भी ऐसा नहीं कि आज साधु संत नहीं है, आज कोई ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि आज तो पहले से भी ज्यादा सक्रिय है, डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जिस व्यक्ति से चाहें उस व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। जैसी नॉलेज हम लेना चाहते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम चेंज होने वाला नहीं है कि 90% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ठान रखा है कि दूसरों के अंदर बुराइयां देखें, दूसरों की आलोचना करें, खुद के गिरेबान में वो झांक कर नहीं देखते कि खुद कैसे हो आप। तो जितने भी साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, आपका एक शेयर मुझे हौसला देगा। मुझे ये नहीं है कि मेरी वीडियोस पर कोई ऐड चल रही है,
मुझे कोई पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में टेंगल्ड हो चुका हूं, उसी हालात में फंस चुका हूं कि मैं भी एक गरीब का बेटा होकर बड़े सपने ले बैठा, लेकिन मुझे सपने लेने का भी अधिकार है और वो सपने पूरे करने का भी अधिकार है। मुझे पता है रास्ते में बहुत सारी अड़चने आएगी, लेकिन वो यूनिवर्स, वो द ऑलमाइटी पावर विल हैंडल ऑल द सिचुएशंस। वो अपने आप उन चीजों को हैंडल करते चलेंगे। आज मुझ पर बहुत सारे फर्जी मुकदमे बनवाए जा रहे हैं, झूठे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह भी हो सकता कि वो सफल हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता वो सफल नहीं होंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स, जेल में चले जाएंगे, जेल में भी पढ़ाई करेंगे। जेल में कोई ये नहीं है कि मुझसे कोई ऐसा काम करवाया जाएगा या मैं कोई इतना बड़ा अपराधी हूं। जेल में बैठ जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे आराम से, साल 2 साल 5 साल 10 साल किताबें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ज्ञान अर्जित करना है वो कहीं भी बैठा हो वो ज्ञान अर्जित करेगा। अगर ये लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी में, अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं, मुझे जेल में डाल देते हैं, तो वहां भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वहां भी बैठकर आराम से स्टडी करूंगा, लोगों के कौन व्यक्ति किस जुर्म में यहां आया है, वे चीजें सीखूंगा। क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति जहां भी होगा वो वहीं पर सीख लेता है। और जिस व्यक्ति ने नहीं सीखना, चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर में भेजें, किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में भेजें, वो वहां भी नहीं सीखेगा। लेकिन जो सीखने वाले होते हैं वो हर जगह सीखते हैं। और मेरा जिंदगी का मकसद सीखना है, और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, उसे अप्लाई करना है। एक गरीब घर में पैदा होकर अगर मैंने कुछ बड़ा सोच लिया, कोई बड़ा सपना ले लिया, तो हमारे ही गांव के कुछ दबंग लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही कि ये गांव की पहचान इस व्यक्ति के नाम कैसे है। डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति मेहनत करेगा पहचान उसी की होगी। जो व्यक्ति मेहनत करता है पहचान उसकी होनी ही होनी है। दुनिया की कोई ताकत उसकी पहचान को मिटा नहीं सकती। परसों रात को मेरे पास व्हाट्सएप पर एक कोर्ट का सिमन आता है और कल की तारीख जनवरी में वो डिस्पैच होता है। हिसार मेरे से 18 किलोमीटर दूर है। एक ये तो है नहीं कि कोई प्रदेश से आया हो, भाई लेट हो गया। रात में सिमन व्हाट्सएप पे आना, ये कौन सा कानून है? कानूनों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिमन अगर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, फिर
कर्मचारियों की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों आप सरकार से सैलरी ले रहे हैं? आपकी ड्यूटी है कि अगर मैं एक्यूज्ड हूं, अगर मैं दोषी हूं, तो वो सेमन मेरे हाथ में दे, मेरे सिग्नेचर ले। दैट्स ड्यूटी, ये ड्यूटी है। लेकिन कि इसकी तारीख मिस हो, ये और ज्यादा, ताकि एक दो धारा और जुड़ जाए। धाराएं जुड़ जाएंगी, अंदर चले जाएंगे, लेकिन इससे समाधान थोड़ा ही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, मर्डर भी करवा सकते हैं, बट मुझे इतना यकीन है कि जब तक सांस है, जितनी उम्र उस परम पिता परमात्मा ने दे रखी है, उतने सांस तो इस बॉडी में आएंगे ही आएंगे। उसको ना ही कोई कम कर सकता और ना ही कोई ज्यादा कर सकता। बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर किया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और अब जो हमारा जो मेन जो विषय है उस पे आते हैं कि बड़े सपने लेना। पहली बात, हम बड़े सपने क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा जो जन्म है उस इन्वायरमेंट में हुआ है, ऐसे माहौल में हमारा जन्म हुआ है जहां बड़े सपने देखना ही पाप है। जब हम पैदा होते हैं 2-2.5 साल तक हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हमसे जाने अनजाने भूल हो जाती है तो भी हंसते हैं हमारे ऊपर। हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि वो हमारा जिंदगी का बेहतरीन समय होता है जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो ही हमें चलना आ जाता है और हमें बोलना आ जाता है, फिर हमें इस समाज के तौर तरीके सिखाने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो तौर तरीके किस तरीके से सिखाए जाते हैं? जिस तरीके से उन्होंने सीखे हैं। हमें बताते हैं कि ये आपका ताऊ है, ये आपका दादा है, ये आपका चाचा है, ये चाची है, ये ताई है, ये दादी है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये मामा है, ये मम्मी है। ये चीजें हमें सिखाई जाती है। उसके बाद हम पहचानने लगते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, बोलचाल होती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, फिर हमारी आइडेंटिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे बनती है कि अगर हमने ऐसे अनार वो नहीं लिखना आया, 2-3 बार बताया नहीं लिखना आया, तो हमें बता दिया जाता आपसे कुछ नहीं होगा। 2 और 2 4 की जगह 3 लिख दिया, आइडेंटिटी बना दी, यू आर ए स्टूपिड बॉय, यू आर ए स्टूपिड गर्ल, आप मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं आता। और साथियों, ये चीजें फिर हमारे दिमाग पर चिपक जाती हैं। हम ये चीजें पता नहीं जिंदगी में कितनी बार सुनते हैं कि आप बेवकूफ हैं, आपसे कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं आता, आपको चलना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता। और धीरे 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 ये सारी की सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारी पर्सनैलिटी ऐसी ही बन जाती है। यहाँ पे चित्र बन जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, हमारी पहचान बन जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें
हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूड है, नेबर्स पड़ोसी भी इंक्लूड है, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं और फिर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेवकूफ हैं। और वही आइडेंटिटी लिए फिर जो जो हम बड़े होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद भी हमें यही चीजें सुनने को मिलती है, हमसे कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, यू आर स्टूपिड, और ये चीज हमारे दिमाग में घर कर जाती है। तो यहां पर साथियों मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, अगर आप के पास समय है तो आप सुन लेना, नहीं समय है क्योंकि मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट लंबा चलता है, मैं जब तक मेरे जो पूरे भाव हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर देता तब तक मैं बोलता रहता हूं। किसी के पास समय है तो दे मे लिसन, इफ यू डोंट हैव टाइम यू मे स्किप दिस वीडियो, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। एक बच्चा है, हालांकि मैं ये चीजें कई बार बता चुका हूं, एक बच्चा था डियर फ्रेंड्स, अपनी मां का, पिता नहीं है बच्चे का, बस माँ बेटा है। और कौन माँ ऐसी होगी कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में न पढ़ाना चाहिए, भी उसने अपनी पूरी मेहनत करके माँ ने और एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा देती है। वो सोचती है कि मेरा बेटा एक है और ये बड़ा होकर कुछ बने, क्योंकि ये हर माँ बाप की विश होती है, इच्छा होती है, एडमिशन करवा देती है। तो साथियों उस बच्चे का दिमाग नहीं चलता। अध्यापकों ने पूरी कोशिश की, बच्चे का दिमाग नहीं चला। मां भारी भरकम फीस स्कूल में भर रही है, 2-3 साल हो जाते हैं फीस भरते भरते, लेकिन बच्चे का दिमाग नहीं चला। लास्ट में जो स्कूल का स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, उनकी मीटिंग होती है प्रिंसिपल सर के साथ कि हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली, इस बच्चे का कोई दिमाग नहीं चल रहा, इस बच्चे को स्कूल से निकालना होगा, नहीं तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि और कोशिश करके देख लो। उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश कर ली, इस बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता, इसे कुछ नहीं आता, हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, डिफेम होगा, स्कूल बदनाम होगा, इससे अच्छा है कि इसको घर भेज दे। तो प्रिंसिपल साहब एक चिट्ठी लिखते हैं बच्चे की मां के नाम, उसमें लिखा जाता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, आप इसे घर पे रखें या किसी दूसरे स्कूल में बैठा दें। हमारे स्कूल के पूरे स्टाफ ने पूरी कोशिश कर ली, ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ सकता, इसे कुछ नहीं आता, क्यों आप अपना पैसा बर्बाद कर रही हैं, आप कल से इसे अपने घर रखना। तो वो चिट्ठी लिखकर डियर फ्रेंड्स प्रिंसिपल उस बच्चे को दे देते हैं कि अपनी मां को दे देना। उस बच्चे ने क्या पता उस चिट्ठी में क्या लिख रखा, क्या नहीं लिख रखा, क्योंकि बेचारे को पढ़ना ही नहीं आता था, उसे क्या पता। वो घर जाता है और अपनी मां को वो चिट्ठी दे देता है, कहने लगा मां ये प्रिंसिपल साहब ने चिट्ठी दी है, इसमें क्या लिखा है। मां ने जो ही चिट्ठी खोली, मां के होश उड़ जाते हैं। मां समझदार थी, मां ने कहा बेटा इस चिट्ठी में लिख रखा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने होशियार हो, हमारे स्कूल में ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो आपको पढ़ा सके, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है
और इतने तेज दिमाग के अध्यापक हमारे स्कूल में नहीं है, इसलिए कल से आपको घर पे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चा कहने लगा, माँ आप पढ़ाओगी? उन्हें कहा, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी। तो बच्चा खुश भी हुआ, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाकर कहाँ खुश होते हैं, बे माँ पढ़ाएगी, बच्चे को खुशी हुई। और नेक्स्ट डे से उसकी माँ अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देती है। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे का एक स्वभाव होता है, बच्चे के पास सीखने के लिए 2 ही शब्द होते हैं। आपने देखा भी होगा और आपने किया भी है, लेकिन जो किया है वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देखते होंगे कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से 2 ही बातें पूछता है, ये क्या है और ये क्यों है। ये क्या है, ये क्यों है। एक बच्चे के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता एक बच्चे के पास। और माँ बाप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि बच्चा अगर 100 बार भी पूछेगा तो माँ बाप कभी बोर नहीं होते। हालांकि वो एक अलग विषय है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, और जब माँ पूछती है, बेटा कौन आया था तुम्हारे पास, उसे एक बार बताने में भी दिक्कत होती है। वो कहेगा, आपने क्या मतलब है कौन आया था। क्योंकि संतान ऐसे जवाब दे सकती है, लेकिन माँ बाप अपने छोटे बच्चों को वो 1000 बार भी पूछे तो बोर नहीं होते। तो साथियों, उसकी माँ पढ़ाना स्टार्ट करती है, बच्चा बार बार पूछता, माँ ये क्या है। माँ कहती है ये ए है। बच्चा फिर पूछता, क्या है? ए है। 1000 बार पूछा होगा और माँ ने 1000 बार बताया होगा, बच्चे को याद होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा स्कूलों में तो नहीं होगा। स्कूलों में तो अगर कोई बच्चा, पहली बात तो जो बच्चा कमजोर होता है वो अध्यापक से पूछता ही नहीं। दूसरी बात, 2-3 बार अगर पूछ लिया तो तीसरी चौथी बार तो अध्यापक ये कह देगा, आपके बस की बात नहीं, बैठ जा। अध्यापक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन माँ को गुस्सा नहीं आ सकता। तो माँ ने हजारों बार एक एक अक्षर को याद करवाया और बच्चे का दिमाग चल पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है और वही बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है? साइंटिस्ट बन जाता है। साइंटिस्ट बन जाता है। उस बच्चे का नाम डियर फ्रेंड्स एडिसन था, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। और बल्ब का आविष्कार आपने पता होगा कि बल्ब का आविष्कार जब एडिसन ने किया तो कितने एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे। और वो हार क्यों नहीं माना? क्योंकि वो उसकी माँ से पढ़ा हुआ था। क्योंकि उसकी माँ भी उसे हजारों बार बताती थी, बेटा ये है, बेटा ये है, बेटा ये है। तो वही चीज वो भी हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके और बल्ब का आविष्कार कर देते हैं। और आज पूरा का पूरा विश्व जगमगाती हुई रोशनी में है। वो उसी बच्चे का आविष्कार है। तो साथियों, होता क्या है कि उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। उसकी माँ के एक्सपायर होने के बाद वो बच्चा, जब एक छोटा जो बॉक्स होता है, जिसे हमारे यहाँ हरियाणा में संदूकड़ी बोलते हैं, यानी छोटा संदूक, यानी अटैची, अंग्रेजी में अटैची बोलते हैं, उसको खोलता है। उसको खोलता है तो डियर फ्रेंड्स, उसी अटैची के अंदर वो प्रिंसिपल द्वारा लिखा हुआ लेटर उसी अटैची में मिल जाता है उसे। और अब वो उसे पढ़ता है। उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपका बेटा नाकाबिल है,
इसे कोई नहीं पढ़ा सकता, ये कुछ नहीं बन सकता, इसे घर रखें, हमारा पूरा स्टाफ परेशान हो चुका है, कल से इसे स्कूल मत भेजना। तो साथियों, ये जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जैसा कि आपने ये पढ़ा हुआ अभी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि अब बार बार अभ्यास करने से, अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, जड़मती हो सुजान, जड़मती मतलब मूर्ख भी सुजान हो जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जिस तरीके से एक रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, आजकल तो जो ये कुएं से पानी निकालते थे वो लगभग वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि आजकल हैंडपंप है, हैंडपंप से भी हाथ से नहीं निकालते, यानी कि इतनी फैसिलिटी हो चुकी है, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और पानी निकाल लेते हैं। पहले ऐसे खींचते थे कुएं से, और वहां पे जो जहां पे वो भोनी लगी होती थी, वो जो पहिया सा होता था, उसके नीचे एक पत्थर शिला होती थी, तो रस्सी उस पत्थर से घिसती थी, और उस रस्सी के घिसने से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते थे, क्योंकि वो रस्सी बार बार घिसती थी। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, साथियों देखो, मैं एक बिल्कुल सामान्य भी नहीं कहूंगा कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। खोखा मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में, और मैंने जातिवाद से लड़ने के लिए, पता नहीं बचपन में क्या फीलिंग आने लगी, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी से प्रभावित हुए कि कुछ बड़ा करना है। लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीबी में पैदा होकर भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, तो मेरे भी दिमाग में आने लगा कि आप भी कुछ न कुछ कर सकते हैं, यू मे डू समथिंग बिग। मैंने भी ऐसा सोचा और मैंने वो किया भी, और मेरे हिसाब से डियर फ्रेंड्स मैंने बहुत बड़ा किया भी, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और आप बड़ा करेंगे तो आपको भी ये मत समझना कि लोग हमारा साथ देंगे और आपको लोग ये कहेंगे अच्छे हो आप, नो। जो व्यक्ति जितना ऊंचाई पर जाता है, उसको गाली बकने वाले उतने ही ज्यादा पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनकी गालियों की तरफ नहीं देखता, वो तालियों की तरफ देखता कि जहां आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो तालियां बजती हैं, गालियां बकने वाले गालियां बकते रहते हैं। जैसे कि गांव में हाथी आता है, कुत्ते उसके पीछे पीछे भौं 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 करते हैं, बट हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। और एक चीज और देखिए कि कुत्तों में इतनी ताकत नहीं है कि कुत्ते हाथी के आगे आकर भौंक जाए, वो पीछे से भौंकेंगे। आप कभी नोट कर लेना, आगे नहीं आ सकते, वो पीछे भौंकेंगे। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। अब मैंने बड़ा सपना लिया, बड़ा करने की सोची डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई की, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की, टॉप 10 में तो हमेशा रहे, लेकिन टॉप पर भी रहे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में टॉप पर रहे, MTS मल्टी टास्किंग से लेकर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पद के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम लेता है, लगातार इंडिया को 4 बार टॉप किया हिंदी स्पीकिंग एरिया में। जितने भी CGL CPO ये सारे टेस्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, विजिलेंस है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है,
CBI है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मैं क्वालिफाई हुआ। बैंकिंग सेक्टर में क्वालिफाई हुआ, रेलवे सेक्टर में क्वालिफाई हुआ, यूपीएससी जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स पैदा करती है, असिस्टेंट कमांडेंट में क्वालिफाई हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में क्वालिफाई हुआ। नॉट ओनली हरियाणा बट आल्सो 19 अदर स्टेट्स। हरियाणा के अलावा 19 स्टेट में मैं क्वालिफाई हुआ। पीजी लेवल में जो हम पढ़ाई करते हैं 74% मार्क्स लेकर मेरे स्तर में सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने हासिल किए। 7 डिग्री की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं की। क्यों? सपना कुछ अलग करने का था और है। लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब आज मेरे पास पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि जितना भी पैसा जिंदगी में कमाया गरीब बच्चों को किताबों के माध्यम से डोनेट करता गया, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा किया हुआ कहीं नहीं जाता। अगर हम अच्छा कर रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास आता भी यहीं से है और जाता भी यहीं पर है। हम ना ही कुछ लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। हमारे कर्म ही हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अच्छा कर्म कर रहे हैं वो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। यूनिवर्स के सामने ना ही कोई अच्छा कर्म है ना ही कोई बुरा कर्म है। उसने अच्छाई और बुराई वहां कोई फाइल नहीं रख रखी कि इसके अच्छे कर्म है, ये अच्छे कर्म है और ये बुरे कर्म है। कुदरत का सीधा सीधा एक ही नियम है कि जो व्यक्ति जो चीज चाहता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज में खुशी मिलती है उसी चीज को उसकी तरफ भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को गाली बकने में मजा आता है, किसी को गाली बककर अगर आप खुश होते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गालियां ही देंगी। आपको गाली बकने वाले, ये सोचो कि यू आर इनवाइटिंग द अब्यूजर्स। आप गाली बकने वालों को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि मुझे गाली बकने में मजा आता है। अगर किसी के घर में खुशी है और आपको जलन हो रही है, यू आर फीलिंग जेलसी, आपको ईर्ष्या महसूस हो रही है, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है किसी की खुशी में, तो डियर फ्रेंड्स, इट मीन्स यू वांट टू सी द अदर्स टू बी इन मिजरीज। आप चाहते हैं कि दूसरे मिजरीज में आ जाएं, यानी कि संकट में आ जाएं, दुविधा में आ जाएं, फिर मुझे खुशी होगी। तो याद रखिए, वो चीज आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को आप बुलावा दे रहे हैं, आप भी तैयार रहें। आप पर डे कितने लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कितने साथियों को बोलते हैं? आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर किसी के 3000 दोस्त होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के लाखों होंगे, तो आप उनमें से कितने लोगों को ये बोलते हैं? क्योंकि हर दिन 5-4 व्यक्तियों का तो जन्मदिन होता होगा। कितने साथियों को आप हैप्पी बर्थडे बोलते हैं? कितने लोगों को आप दुआ करते हैं कि आप हजारों साल जिए? एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा ये है, कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं मरना चाहता। एवरीबॉडी वांट्स टू लाइव लॉन्ग एंड ए हेल्दी लाइफ। हर व्यक्ति एक लंबा जीवन जीना चाहता है, स्वस्थ जीवन जीना चाहता है।
ऐसा कोई भी नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं अभी मर जाऊं या मैं बीमार हो जाऊं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरी जिंदगी लंबी हो, मेरी जिंदगी स्वस्थ हो और कंफर्टेबल हो, यानी कि बिल्कुल आरामदायक मेरी जिंदगी बीते। हर व्यक्ति की चाहत यही है कि मैं पूरे, यानी कि जो मैं चाहता हूं वो चीजें मेरे पास हों। हर व्यक्ति की इच्छा है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति गरीबी नहीं चाहता। लेकिन फिर ये हो क्यों जाते हैं? वो चाहते भी नहीं है, फिर हो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो दूसरे की बीमारी में खुश होते हैं। जब दूसरे के घर कंगाली आती है वो खुश होते हैं। जब दूसरे की डेथ होती है वो खुश होते हैं, भी ठीक हुआ। वैसे क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मन गढ़ंत आंसू वो दिखा सकते हैं, बट उनके हृदय में कोई दुख नहीं है। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग समझता है, वो आपकी भाषा नहीं समझता। क्योंकि यहां संसार में हजारों भाषाएं हैं, लाखों में बोलियां हैं। वहां कोई ट्रांसलेटर थोड़े बैठे हैं ऊपर कि इसने क्या कहा, ये क्या मांग रहा है। नो, वहां पर सिर्फ एक ही चीज समझी जाती है, फीलिंग। आपका भाव क्या है, किसी भी चीज के प्रति आप कैसी भावना रखते हैं। किसी गरीब को देखकर आपकी क्या फीलिंग आती है, किसी अमीर को देखकर आपकी क्या फीलिंग आती है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखकर आपकी क्या फीलिंग होती है, किसी बीमार को देखकर आपकी क्या फीलिंग होती है, किसी बैरन वुमेन यानी बांझ औरत या ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहा है, उसे देखकर आपकी क्या फीलिंग आती है, वो सारी यूनिवर्स कैच करता है। और वैसी ही चीजें फिर आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती है। हम जबान से हाँ कोई अपना पड़ोस में गाड़ी लेके आया, वो बहुत अच्छा होगा वे गाड़ी आ गई, बट अंदर से जो हमारी जेवलिसी है, जो हमारी फीलिंग्स है, यूनिवर्स वो पकड़ता है, आपकी जबान को नहीं पकड़ता वो फीलिंग्स। क्योंकि हार्ट एंड दिमाग ये दोनों, इन दोनों का एक कनेक्शन है। और जब इन दोनों का एक कनेक्शन होता है तो हमारे यहां पर क्या होता है, जहां पर अकॉर्डिंग टू सनातन के अनुसार यहां पर चोटी छोड़ी जाती थी। यहां पर होता क्या है, क्यों छोड़ी जाती थी यहां पर चोटी? और ऋषि मुनि पागल तो थे नहीं कि यहां पर चोटी छोड़ो भाई, यहां पर क्यों नहीं छोड़ी, यहां पर क्यों नहीं छोड़ी, या फिर वो छोड़नी क्या जरूरी थी? जब सारा सिर मूंड दिया तो यहां पर बाल छोड़ने क्या जरूरी थी? इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, क्योंकि हमारा पूरा रिलीजन साइंटिफिक है। इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं है जो साइंस से बाहर हो, बल्कि साइंस से बहुत आगे है। साइंस को तो हजारों लाखों साल लग जाएंगे हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान तक पहुंचने में। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम साइंस को मानते हैं, उनको नहीं मानते जो ऋषि मुनि बता गए। तो यहां पे RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आप गूगल पर पढ़ लेना अगर आपको यह लगता है कि मास्टर सुखविंदर खोखा वैसे ही बोल रहा। यू मे सर्च ऑन गूगल। रेटिकुलर क्या होता है? रेटिकुलर ये साइंस का वर्ड है। रेटिकुलर का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मैसेंजर जो कि यहां से वेव्स छोड़ेगा, वेव्स, तरंगे, और वो तरंगे यूनिवर्स में फैल जाएंगे
और वो तरंगे वहां पर जाकर टकराएंगी जिस फ्रीक्वेंसी में दूसरा व्यक्ति बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ में डिवाइस है, मोबाइल है, हम यूट्यूब पे जो चीज निकालना चाहें, फेसबुक पर जो चीज निकालना चाहें, गूगल पर जो चीज बोलकर हम जो जैसा बोलते हैं वही चीज हमारे सामने प्रकट हो जाती है। इट मीन्स कि वो सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं। वो हमने देखना है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी, चलो अब तो ये है बोलकर निकालना, पहले रेडियो होते थे तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती थी, थोड़ा सा हिलते ही खबर आ जाती थी, थोड़ा सा हिलते ही रागनी स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि अब रागनी की फ्रीक्वेंसी पे चला गया। तो ये जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये हमारे भाव को यूनिवर्स में फैला देता है और वो फिर भाव वहीं पे जाके मिलेगा जहां पर उसी फ्रीक्वेंसी में कोई बैठा है जिसे ये चीज चाहिए, वहीं पे जाकर टकरा जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि हम जिसको याद करते हैं वो कई बार हमारे सामने आ जाता है। अगर हमारे आसपास घूम रहा, हमारे गांव का है, हमारे शहर का, जिसको बड़ी शिद्दत से हम याद कर रहे हैं, वैसे ही दिल से तो ऑटोमेटिक आ जाता है। कई बार हमें यह भी महसूस हो जाता है कि उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति याद आ रहा है, उसका फोन आ जाता है, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो हम जैसा भाव, जैसा या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से छोड़ेंगे, वही चीज हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने तो गुंडा बनना है, तो डियर फ्रेंड्स, आपको कोई ना कोई 100% मिल जाएगा। आप दिल से सोच के देख लो कि ये बनना है मैंने, तो आपको वो रास्ता बताने वाला 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को कह दिया कि मुझे ये चीज चाहिए और वही चीज आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। सच्चे दिल से आप अपनी पूरी प्योर फीलिंग के साथ जो चीज भी आप अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज अपने आप वहां पर पहुंच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो ट्रेन में चढ़ गया और उसके पास स्मोकिंग स्टिक नहीं है, यानी बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी। अब वो तो उस चीज का एडिक्टेड हो चुका है, आदी हो चुका है, अब उसे तो वो चीज याद आएगी और उसकी आत्मा बिल्कुल ऐसे लड़खड़ा जाएगी, यार इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। आधा घंटे में कोई ना कोई व्यक्ति आपको दिखाई देगा जो कि स्मोकिंग स्टिक ससाएगा। नोट कर लेना। और बहुत सारे साथियों ने, हो सकता है जो स्मोकिंग करते हैं उन्होंने नोट की भी हो। आधा घंटे में आपको कोई ना कोई व्यक्ति दिखाई देगा, या तो वो आपके पास आपकी तरफ ही चला आएगा और फिर आप उसे कहेंगे भाई साहब एक बीड़ी या एक सिगरेट आपको मिल जाएगी। अगर आप जर्दा खाते हैं, खैनी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, आपको वो व्यक्ति 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा बेचैन हो चुकी है। आपकी आत्मा ने यहां सिग्नल दिया, यहां से यहां गया और यहां से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने फेंक दिए अपने फीलिंग्स कि इसे तो ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज प्रकट हो जाती है। ऐसा ही जो ड्रिंक करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। फिर अब आप कहोगे कि हम कई बार सपोज करें हमने कहीं जाना है, हमारे पास किराया नहीं है, फिर किराया देने वाला क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे कारण है क्योंकि वहां जो हमारी आत्मा है वो आत्मा परेशान नहीं होती। हमें वहां जाना है, उसके लिए आत्मा परेशान नहीं है।
उसमें हमारे दिमाग में एक विचार चलता, वहां जाना पड़ गया, फंस गई। यानी कि यू डोंट वांट टू गो देयर बट दैट्स योर कंपल्सन, यू विल हैव टू गो। जो मजबूरी आप बता रहे हैं वो करना नहीं चाहते आप, लेकिन आपकी मजबूरी है कि करना पड़ेगा। जब आप शिद्दत से नहीं चाहते तो वो चीज प्रकट नहीं होती, जो चीज आप शिद्दत से चाहते हैं वो चीज प्रकट होती है। शिद्दत से अगर आप चाहेंगे तो 100% वो चीज आपके सामने प्रकट होगी। मैं डियर फ्रेंड्स 10th क्लास में जब था, 10th क्लास में मैं पहली बात तो ये कि मैं फेल हुआ। फिर दोबारा एग्जाम दिए, कंपार्टमेंटल, जिसे आजकल री बोलते हैं। री मतलब दोबारा आओगे, दोबारा पेपर दो। दोबारा एग्जाम दिए, वो री भी क्लियर नहीं हुआ। फिर एक चांस और, वो मेरा लास्ट चांस था। और मैं मैट्रिक प्राइवेट कर रहा था भिवानी बोर्ड से। उस समय प्राइवेट होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल भिवानी बोर्ड से रेगुलर या फिर ओपन ऐसे कर दिया। पहले यह था रेगुलर या फिर प्राइवेट, ओपन नहीं था पहले। तो ड्राफ्ट लगता था, फीस का पता नहीं 250 रुपए का था, पता नहीं 225 रुपए का था। वो नहीं तो मुझे ये पता था कि बैंक में जब ड्राफ्ट कटाते हैं तो बैंक वाले 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे फीस का पता था। उसी हिसाब से अरेंज करके मैं हिसार चला गया। तो जो मेरे पास 15-20 रुपए एक्स्ट्रा थे वो बैंक वालों ने ले लिए। ड्राफ्ट मिल गया, फार्म भर दिया और डाकखाने के अंदर चला गया। बड़ा डाकखाना है हिसार में, वहां चला गया। अब मुझे यह नहीं पता कि यहां रजिस्ट्री के भी पैसे लगेंगे, मुझे ये नॉलेज नहीं थी। अब मैं लाइन में खड़ा, लाइन बहुत लंबी थी, आखिरी डेट थी फार्म जमा कराने की। तो जितने भी बच्चे फार्म जमा करा रहे थे, मैं देख पा रहा था कि उनके हाथ में पैसे हैं। तो मेरे से जो आगे था, मैंने उसने पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा हाँ। ना कितने? उन्होंने कहा 12 रुपए। अब मेरे पास रुपया एक भी नहीं। मैंने सोचा आप लाइन में लगने का फायदा क्या है। और डियर फ्रेंड्स, मैं उसी समय वो लाइन छोड़कर मैं बाहर आ गया। डाकखाने के बाहर आया तो वहां पर बहुत सारे साइकिल खड़े थे कर्मचारियों के, क्योंकि उस समय कर्मचारी, क्योंकि डाक विभाग की वैसे भी कम सैलरी होती है, तो बहुत सारे साइकिल खड़े थे। मैं उन साइकिलों के पास आकर रोने लगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज भी, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे पास आज 12 रुपए नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसी समय मेरी नजर पड़ती है डियर फ्रेंड्स, एक 50 रुपए का नोट पड़ा एक साइकिल के पास। मैंने देखा 50 रुपए पड़े हैं, लेकिन वो 50 रुपए उठाते हुए भी डर लग रहा कि कहीं कोई देख न ले, आपकी पिटाई न कर दे। मैं थोड़ी सी हिम्मत करके उस 50 के नोट के पास चला गया और उसके ऊपर मैंने पैर रख लिया। और मैं चारों तरफ ऐसे देख रहा कि आपको कोई देख न रहा हो, और मैं धीरे धीरे मतलब अपने पैर को खाज करते हुए, खुजलाते हुए मैं नीचे की तरफ, टकने की तरफ तक पहुंच गया। और धीरे से मैंने मेरा पैर उठाया और 50 रुपए उठा लिए हिम्मत सी करके। फिर मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा।
फिर मैंने वो जेब में डाले और लाइन में लग गया। 12 रुपये वहां मेरे कटे और बाकी 38 रुपये मुझे मिल गए। आज भी मुझे वो दिन याद है और मैं सोचता हूं कि काश अगर उस दिन आपको 50 का नोट नहीं मिलता तो आज आप पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ ही देता, क्योंकि वो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, फिर मन टूट जाता। तो साथियों, जिस व्यक्ति के वो 50 रुपए गिरे होंगे उस व्यक्ति को कितना अफसोस हुआ होगा कि ये मेरे 50 रुपए गुम हो गए। हम भी कई बार देखते हैं कि हमारा अगर 10 रुपए का नोट भी गिर जाता तो हम कितने दुखी होते हैं। लेकिन साथियों, मेरे दिमाग में ये घटना हमेशा याद रहती है। मेरा चाहे कुछ भी गिरा हो, बहुत सारे पैसे मेरे चोरी भी हुए हैं, मैंने वैसे भी फेंके हुए हैं, मैंने वैसे भी डोनेट किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी भी बात का। क्योंकि मान लिया कि हमारा 100 रुपए का नोट गिर गया, 500 रुपए का नोट गिर गया और हम बड़े दुखी होते हैं कि 500 रुपए गुम हो गए। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए वो 500 रुपए आपके इसलिए गिरे हैं क्योंकि किसी ने उस 500 रुपए की इतनी ज्यादा जरूरत, हो सकता है कि आपका वो 500 रुपए का नोट गिरा हुआ किसी की जान बचा दे, किसी ने बहुत भयंकर आवश्यकता हो आपसे ज्यादा, इसीलिए आपका 500 का नोट गिरा है। तो आप अपने आप को इस चीज में कभी भी नेवर think that I have lost 500 rupees or 100 rupees or 1000 rupees, क्योंकि वो पैसा किसी ने मैनिफेस्ट कर रखा, किसी को आपसे ज्यादा जरूरत है और मालिक ने आपको इसीलिए वो चेतना नहीं दी कि आप उन्हें संभाल पाए, इसीलिए गिरते हैं। हर घटना जो घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो साथियों, आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देता हूं और मैं खुद अब टेंगल्ड हो चुका हूं, फंस चुका हूं फर्जी मुकदमों में। पता नहीं कितने दिन मैं बाहर बैठकर बोलूंगा, लेकिन अंदर भी अगर मैं चला जाता हूं तो अंदर भी मैं स्टडी करूंगा और आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा मैं कामना करता रहूंगा। इतना जरूर है डियर फ्रेंड्स कि जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल किया है, वो किसी का बेकार नहीं जाता। आज अगर लोग मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो फर्जी मुकदमों में मुझे इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि वो सामने आ नहीं सकते। वो उन्हें पता है इस देश का कानून ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को फर्जी मुकदमों में फंसा दे जेल की सलाखों में चला जाएगा और उसकी आवाज चुप हो जाएगी। बट डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कुछ करना है वो तो जेल के अंदर भी करेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं करना वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठकर भी कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने पढ़ना है वो गरीब होते हुए भी पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्हें चाहे आप किसी भी एकेडमी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी तरीके से आप किसी भी यानी कि ऑनलाइन किसी भी कोच के पास आप छोड़ दें, उसने कुछ नहीं करना। लेकिन जिसने करना है उसने करना है तो करना है। तो साथियों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और जैसे भी आप सहायता कर सकते हैं मेरी हेल्प करें।
आपकी हेल्प मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। दूसरी बात, मैं आपके क्या काम आ सकता हूं, मैं आपके जो काम आ सकता हूं वो काम मैं आपके जरूर आऊंगा। हालांकि मेरे पास भी एक चीज है कि मैं बोल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं हर चीज को समझ सकता हूं। मुझे थोड़ी टेक्नोलॉजी की कम नॉलेज है, क्योंकि उस प्रकार की पढ़ाई मैंने की नहीं, लेकिन हर चीज को सोचने की, समझने की मेरे अंदर पूरी कैपेसिटी है। जैसे कि गॉड गिफ्टेड 8 टैलेंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, 8 टैलेंट होते हैं। उसके ऊपर मैं कभी लाइव आकर बताऊंगा, वो हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो, या अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए फायदेमंद होगी कि आपने उन 8 टैलेंटों में से आपने पहचानना है कि आप में या आपके बच्चे में कौन सा टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट डियर फ्रेंड्स बच्चा साथ लेकर पैदा होता है और स्किल बाद में सीखा जाता है। टैलेंट और स्किल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गॉड गिफ्टेड 8 टैलेंट होते हैं, उन 8 टैलेंट से ही फिर ब्रांचेस बनती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको कि सपोज करें कि किसी में टैलेंट है पीपल स्मार्ट है। वो पीपल स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा जो लोगों से मिलकर बहुत खुश होता है, उसे जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो उससे घुल मिल जाता है, उसके नमस्ते करेगा, उससे पूछेगा, उससे बातें करेगा। इट मीन्स कि उसके अंदर एक टैलेंट है, वो पीपल स्मार्ट है, उसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या लाइनें हो सकती है? ऐसे बच्चों के लिए डियर फ्रेंड्स मैनेजमेंट हो सकती है। ऐसा बच्चा एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत बढ़िया शॉपकीपर बन सकता है, दुकानदार बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी ही दिलानी है। इट डजंट मैटर। ये सरकारी नौकरी तो मतलब ये बहुत एक ऐसी सोच है जो अंग्रेजों ने सोच पैदा की थी, वो सोच है। जो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है डियर फ्रेंड्स, वो सरकारी कर्मचारी से कहीं ज्यादा पैसे कमाता है। तो आप उस चीज को छोड़ें कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है। मैं एक पंचकुला की बात आपको बताना चाहूंगा कि पंचकुला मेरे एक दोस्त थे जो हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर हैं। तो मैं उन्होंने सेक्टर 4 में या पता नहीं सेक्टर 5 में एक कमरा किराए पर ले रखा था। तो कई साल पहले की बात है। तो जब मेरा चंडीगढ़ में एग्जाम होता या इंटरव्यू होता तो मैं मेरे दोस्त के पास चला जाता था। तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें उसने कमरा किराए पे ले रखा था। 3 मंजिली बिल्डिंग थी, बहुत सारे कमरे थे, बहुत सारे वहां किराएदार थे। तो चौक पर एक व्यक्ति गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था। कई बार मैं गोलगप्पे वैसे खाता नहीं, जो वाटर बॉल्स होते हैं मैं खाता नहीं, लेकिन जो पानी होता है वो नमकीन पानी, वो कई बार पी लेता था। तो कई बार मैं उसे देखता था, उस गोलगप्पे की रेहड़ी वाले को, तो वहां पर मैंने पानी पी लेता था, कभी 5 रुपए का, कभी 10 रुपए का। तो एक दिन क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि मेरे दोस्त ड्यूटी पर थे और मैं उनके रूम पर था। मेरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर के लिए साइकिलिंग का टेस्ट था। उसमें साइकिल चलानी होती है 1600 मीटर आधे घंटे में। नहीं, 1600 मीटर नहीं डियर फ्रेंड्स, आधे घंटे में चलानी होती। 4.5 किलोमीटर थी शायद, आधे घंटे में इतनी साइकिलिंग होती है चलानी। तो मैंने नौकरी वगैरह तो करनी नहीं थी, मैं तो वैसे गया हुआ था, टेस्ट मेरे क्वालिफाई थे। तो साइकिलिंग का मैं वो देने गया नहीं। मैंने क्यों, साइकिल चलाए काफी साल हो गए थे, मैंने देख लिया नहीं चलने वाली, और आपने नौकरी करनी भी नहीं, क्योंकि नौकरी करनी होती तो मैं प्रैक्टिस करता। हालांकि बहुत बड़ी नौकरी होती वो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
जो पढ़े लिखे साथी हैं उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मतलब होता है जितने भी मेडिकल्स हैं उनके ऊपर छापे मारने वाले होते हैं वो, यानी कि नारकोटिक्स का मीन्स होता है नशीली दवाएं, क्योंकि मेडिकल में जो नशीली दवाएं बेची जाती हैं उनके ऊपर छापे मारे जाते हैं। तो उसमें सब इंस्पेक्टर अगर मैं उस समय लग जाता तो आज मैं पढ़ाई के दम पे हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट का मैं डायरेक्टर तक बन जाता, बट मैंने वो चीजें नहीं करनी थी। तो मैंने कहा भाई मैं रूम पे हूं और आप अपनी ड्यूटी पे जाएं। तो होता क्या है कि जो गोलगप्पे वाला था वो आ जाता है, तीसरी मंजिल के ऊपर उनका कमरा था, मैं उस कमरे में था। तो उसने नॉक किया दरवाजे के ऊपर, खटखटाहट की, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा हाँ भाई बोल क्या बात है। उन्होंने कहा भाई किराया को नहीं आया। किराया नहीं आया। मैं हैरान, मैं यार गोलगप्पे की रेडी लगा हुआ है, क्योंकि उस समय मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले के इतना बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हो। मैंने कहा मैं मालिक हूं। मैंने फोन किया मेरे दोस्त के पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा हाँ यही है मालिक। तो डियर फ्रेंड्स, क्या सरकारी नौकरी वाला 3 मंजिल मतलब पंचकुला में बना सकता है? नेवर, कभी नहीं। तो काम को हम छोटा बड़ा न समझे कि ये काम छोटा है ये बड़ा है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, जो काम हम बड़े दिल से कर सकते हैं, वही काम हमें करना चाहिए। तो मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपका बच्चा पीपल स्मार्ट है, अगर उसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, वो उनके साथ बहुत जल्द घुल मिल जाता है, तो ऐसे बच्चे में जो चीजें होती है वो क्या होती है कि वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, वो एक अच्छा शॉपकीपर हो सकता है, वो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, वो एक अच्छा सोशल वर्कर हो सकता है, वो एक अच्छा सोशल रिफॉर्मर हो सकता है। तो इस प्रकार से टैलेंट के आधार पे ये चीजें अगर हम चुनते हैं तो हम हमारी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो गॉड गिफ्टेड जो 8 टैलेंट बताए, गॉड ने मुझे वो 8 के 8 टैलेंट दिए। मैं म्यूजिक स्मार्ट भी हूं, मुझे म्यूजिक भी आता है। आपने अगर किसी ने देखा हो तो मैं हारमोनियम भी बजा लेता हूं, मैं गा भी लेता हूं, मैं नाच भी लेता हूं। अगर मैं उन चीजों पे थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं उस चीज में भी मैं अव्वल आ सकता हूं। मैं वर्ड स्मार्ट भी हूं। वर्ड स्मार्ट मीन्स कि शब्दों के ऊपर कमांड, कि शब्द कोश कितना है, यानी कि किस लहजे से आप बोल सकते हैं, आपके पास दिमाग में कितने शब्द हैं जिससे कि आपकी बोलने की कंटिन्यूटी न टूटे। वर्ड स्मार्ट हूं, इसीलिए मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन NWR का लगातार 4 बार का मैं टॉपर रहा हूं। ऐसे थोड़ा ही टॉप होता है। मैं नंबर स्मार्ट भी हूं, मेरा मैथमेटिक्स भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बगैर कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। तो गॉड गिफ्टेड सारे टैलेंट हैं, बट मैं जो कर रहा हूं, मैं वो कार्य कर रहा हूं जो कि आम व्यक्ति से परे है। क्योंकि मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर, क्योंकि अब आप सोचेंगे इससे बड़ा क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, आदमी की कोई एज लिमिट नहीं होती। मैं बड़ा होकर इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं, ये मेरे बचपन का सपना है। इसके लिए मुझे पता है कि मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उसमें जेल भी हो सकती है, उसमें मारपीट भी हो सकती है, उसमें फायरिंग भी हो सकती है। उन सारी चीजों का सामना करते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा। यूनिवर्स मुझे अगर सपोर्ट करेगा तो मेरा कुछ उखड़ेगा भी नहीं। तो साथियों, आपका ज्यादा समय मैं न लेता हुआ आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं हर दिन लगभग 1 बजे लाइव आता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी बातें सुनना, तो आप लगभग 1 बजे या 1:15 बजे मेरा लाइव का समय होता है, तो आप जरूर जुड़ा करें। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आगे भी बढ़ाना चाहिए तो वीडियो को आप शेयर कर दिया करें।
अगर नहीं चाहते तो आप वीडियो को शेयर मत किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ जो मीडिया का दुष्प्रचार था वो दिमाग में बैठ गया हुआ कि मास्टर सुखविंदर खोखा इज ए बैड कैरेक्टर पर्सन। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। सुखविंदर खोखा एक ऐसा इंसान है हरियाणा में, हरियाणा का जो प्राइवेट सेक्टर का पहला कॉलेज है नर्सिंग शहीद उधम सिंह, जिस कॉलेज में 60 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति मीन्स कि कोई आदमी मेल एंट्री नहीं कर सकता, चाहे उसकी बेटी भी वहां क्यों न पढ़ती हो, वो भी सिर्फ फीस काउंटर तक सीमित है, वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। मास्टर सुखविंदर खोखा वहां उस समय एंट्री करता था जिस समय मास्टर सुखविंदर खोखा की उम्र मात्र 23 साल थी। आज मैं 47 साल की एज में हूं, तो मैं 23 साल का था तब वहां मेरी एंट्री थी। आज भी एंट्री है जहां पे 60 साल से कम कोई एंट्री नहीं कर सकता। और उनके जो मालिक हैं BS नड्डा जी मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, जिनका अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस है, वो मेरे फ्रेंड है। और डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति जो हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन, जिनकी डेथ मई 2014 में हुई, 2013 में वो मुझसे बातें करते थे। आप पता नहीं कितने साथी इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन जो साथी मुझे काफी समय से जानते हैं उन्हें पता है दैट्स द ट्रूथ, ये सच्चाई है, मैं प्रूव कर सकता हूं। और जो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक व्यक्ति का विजन ऐसा है, वो चाहता है कि मैं पूरे के पूरे देश दुनिया में जितने देश हैं उन देशों में घूमूं और उन देशों की कल्चर, उनका रहन सहन, उसके ऊपर पुस्तकें लिखूं। वो लगभग 100 से ज्यादा देशों में घूम चुके हैं। अमनदीप जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे भी मेरे दोस्त हैं और ऐसे भी दोस्त हैं डियर फ्रेंड्स जो मुझे फंसाना चाहते हैं, बट ये सारी चीजें कुदरत तय करेगी मेरे साथ होना क्या है। आप मुझे कितना प्यार करते हैं, कितनी नफरत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये मत समझें कि गांव वालों ने विरोध किया था। डियर फ्रेंड्स, गांव वालों ने इसीलिए विरोध किया था बिकॉज एक इतने गरीब घर का बच्चा इतना आगे तक जा कैसे सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी जा सकता है, इसके लिए लगन चाहिए, इसके लिए एंडिवरमेंट चाहिए, प्रयास चाहिए और एक विजन चाहिए, एक मिशन चाहिए। कोई भी कर सकता है। और एक चीज और मैं बताता हूं डियर फ्रेंड्स कि मैं हिंदू मुस्लिम, हालांकि देखो मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म से प्यार करता हूं, बट मैं ये नहीं है कि जो दूसरे जो है जो हमारी सनातन संस्कृति को नहीं मानते, मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। हाँ, मैं उनसे नफरत करता हूं जो हमारे देश की मिट्टी से नफरत करते हैं, वो चाहे हिंदू ही क्यों न हो, मुझे उनसे भी नफरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें अपने देश की मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, देश के धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। उन लोगों से मैं 100% नफरत करता हूं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एनीबॉडी, कुछ भी हो। उन लोगों से मैं नफरत करता हूं जो लोग अपनी जाति पर गर्व करते हैं, बिकॉज मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारी कोई जाति नहीं है। ये जाति एक व्यवसाय था, ये ना ही ब्राह्मणों ने बनाई, ये ऑटोमेटिक बनती चली गई। अंग्रेजों ने इसके ऊपर परमानेंट ठप्पा लगा दिया कि इस जाति का है, अब इस जाति में जो भी पैदा, आपके संतान जो भी पैदा होगी, आपकी संतान वही रहेगी। ये ऐसा ना ही मनुस्मृति में था, ना ही पहले जो हमारे राजे रजवाड़ा थे उन्होंने कोई लिखित में ऐसा कोई कहा कि एक लोहार है तो उसके बेटे को भी लोहे का काम करना पड़ेगा या वो लोहार होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा रचाया हुआ प्रपंच है। और मैं इसको बिल्कुल खत्म, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, और इसके लिए मैं जब तक जीऊंगा मैं प्रयास करता रहूंगा। हाँ, हमारी पहचान हमारे गोत्र जरूर है,
क्योंकि ये गोत्र हमारे कर्म से नहीं मिले और ये गोत्र कहीं लिखित में नहीं है। ये भी देखिए डियर फ्रेंड्स, कहीं लिखित में नहीं है। आपकी जाति लिखित में मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपकी कास्ट ये है, लेकिन आपके गोत्र का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये गोत्र हमारे पूर्वजों की पहचान है। ये गोत्र हमें कैसे मिले हैं? हमारे ऋषि मुनियों से मिले हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनसे मिले हैं, हमारे गुण दोष के आधार पे मिले हैं, हमारे स्थान के हिसाब से मिले हैं। भी मान लिया कि बालोट से कोई निकला तो बालोटिया गोत्र बन गया, भाई बालोटिया है, बालोटिया। तो डियर फ्रेंड्स, और हर गोत्र आपने ये भी देखा होगा कि हर गोत्र हर कास्ट में मैच करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो एक ही है। उनमें कोई ये नहीं कि अगर कोई सपोज करें कि कोई दैया है, दैया गोत्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैया जाट है। दैया डियर फ्रेंड समार भी है, दैया धानक भी है, मैंने देखे हैं। दैया ब्राह्मण भी है, मैंने देखे हैं। मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। इट मीन्स कि हम उस प्रणाली के, उस डायनेस्टी के एक हिस्सा है, वो हमारा वंश है। और जो बहुत ज्यादा फैल जाता, फॉर एग्जाम्पल जैसे चौहान है, चौहान एक डायनेस्टी है, क्योंकि ये इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, एक दिन में तो समाप्त नहीं होगी। कल मिलता हूं मैं आपसे 1 या 1:15 बजे लाइव। तब तक के लिए साथियों विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।